दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र तो नंबरों पर टिका हुआ एक ऐसा खेल है जिसकी ताकत जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाए वही लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की परिभाषा जैसे चाहे वैसे गढ़ सकता है। यानी संसद लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर जाना जाता है और इस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर जिसकी सत्ता होगी चलेगी उसी की। लेकिन अगर वो सत्ता अल्पमत में हो तो फिर किसकी चलेगी? और अल्पमत की सरकार के सामने जब जब संकट आएंगे तो बचाएगा कौन? और लोकतंत्र के मंदिर में इसी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए स्पीकर का पद होता है। यानी स्पीकर को ही तय करना पड़ता है कि संसद चलेगी कैसे। और इतिहास के पन्नों को अगर पलटिएगा तो फिर स्पीकर का मतलब सरकार गिराना भी हो जाता है और सरकार को बचाना भी हो जाता है। यानी स्पीकर की भूमिका खास तौर से जब बहुमत के साथ कोई राजनीतिक दल सत्ता में ना हो तो सब कुछ स्पीकर के पद पर टिका होता है और स्पीकर का अपना विवेक, उसकी अपनी राजनीति बड़ी मायने रखती है। और शायद इसीलिए 26 तारीख को यानी इसी 26 जून को स्पीकर के पद को लेकर हंगामा नहीं बल्कि चुनाव होना है। एक ऐसा चुनाव जिसमें विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर आप स्पीकर आपका रहेगा तो डिप्टी स्पीकर हमारा रहेगा, और अगर आप डिप्टी स्पीकर भी हमें नहीं देंगे तो फिर जान लीजिए स्पीकर पद के लिए भी हम अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। और इसके अब खुले संकेत मिलने लगे हैं कि स्पीकर के पद को लेकर भी चुनाव होना तय है। लेकिन इन दो परिस्थितियों के बीच में टीडीपी खड़ी है। वही टीडीपी जो अगर समर्थन खींच ले तो एक झटके में सरकार ढह जाएगी, और दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार ने भी चंद्रबाबू नायडू का साथ दे दिया तो फिर यह सरकार अल्पमत में आ जाएगी और संसद के भीतर बहुमत साबित करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर स्पीकर होना किसका चाहिए? और हमने कहा इतिहास के पन्नों को आज जरूर पलटिए, क्योंकि 49 बरस पहले जिस तारीख को इमरजेंसी लगी थी उसी तारीख को इस बार संसद में स्पीकर का चुनाव होना है। यानी 25 और 26 जून की तारीख आप याद रखिएगा। और उसके बाद एक दूसरी तारीख लाइए कि 25 बरस पहले इसी संसद के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। और वह वोट तय कैसे हुआ था यह भी बड़ा रोचक किस्सा है, और उसमें स्पीकर की भूमिका, उनकी ताकत का एहसास आपको हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1988 के मार्च के महीने में बनी। पूर्ण बहुमत नहीं था, गठबंधन की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार है। उस वक्त साथ देने के लिए डीएमके और टीडीपी, वही टीडीपी जो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ खड़े हैं, वही टीडीपी उस वक्त समर्थन दे रहा था, डीएमके समर्थन दे रहा था, और वो सरकार चल पड़ी। लेकिन सरकार चलते वक्त उस दौर में टीडीपी ने कहा था कि हमें अपना स्पीकर चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ना कर नहीं पाए क्योंकि सरकार बनानी थी, चलानी थी, तो बहुमत था नहीं तो सबको साथ लेकर चला जाए। और इसी आसरे जेएमसी बाल योगी टीडीपी के नेता इस देश के स्पीकर बन गए, यानी लोकसभा में स्पीकर वो बन गए। लेकिन 13 महीनों के बाद डीएमके ने समर्थन वापस ले लिया, और उसके बाद सवाल आया कि अविश्वास प्रस्ताव है तो आपको बहुमत साबित करना होगा। और स्थिति इतनी विकट हो गई कि लगने लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। बचेगी तो 1-2 वोट से बचेगी, क्योंकि जो आंकड़े गिन रहे थे उस दौर में तमाम पत्रकार और पॉलिटिशियन सभी मान रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो सकता है अटक जाए, और ऐसे में स्पीकर को भी पहली बार वोट करना पड़े। तो स्पीकर की भूमिका सिर्फ बराबर के वोट हो जाएं तब की नहीं है, उस बराबर के वोट को ना होने दे इसको लेकर भी है, और हुआ भी यही। उस दौर में गिरधर गुमान जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो गए थे और उससे पहले वो सांसद थे, सवाल उठा क्या वाकई उन्हें वोट देने का अधिकार है या नहीं है। इस सवाल को लेकर उस वक्त के स्पीकर जीएमसी बाल योगी ने, सबने देखा कि उस दौर में बकायदा उन्होंने सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा में होते हैं एस
गोपालन उस समय हुआ करते थे, उनको एक चिट भेजी। उस चिट में कुछ चीजें टाइप की सेक्रेटरी जनरल ने, और वो पर्ची पहुंच गई वापस स्पीकर के पास। स्पीकर ने उसके बाद उस टाइप किए गए कागज में एक रूलिंग दी। उस रूलिंग में कहा गया कि गिरधर गोमांग वोट डाल सकते हैं, लेकिन यह उनके अपने विवेक पर है, वो किसे वोट दें, वो जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं रहेगी कि वह किस पॉलिटिकल पार्टी से सांसद हैं। यानी वो व्हिप का चक्कर नहीं होगा, वो सिर्फ अपने विवेक पर उस पर छोड़ दिया गया। लेकिन यह भी एक इतिहास हो गया कि कोई मुख्यमंत्री पहली बार लोकसभा में सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, इस पे वोट देने के लिए वह लोकसभा में आ गए। उन्होंने वोट दिया और वो एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को ले डूबा। 269 वोट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के पक्ष में पड़े और 270 वोट विपक्ष में पड़े। यानी गिरधर गोमांग को लेकर अगर स्पीकर ने रूलिंग नहीं दी होती तो वोट बराबर होते और इसके बाद स्पीकर के वोट के जरिए तय होता, और तब परिस्थिति कुछ और होती और उसमें टीडीपी की भूमिका कुछ और होती। लेकिन स्पीकर ने जो तय कर दिया उसके बाद परिस्थिति बदल गई। तो क्या वैसी ही परिस्थिति एक बार फिर टीडीपी चाहती है? टीडीपी अपने तौर पर कह रही है कि हमें हर हाल में स्पीकर पद इस बार चाहिए, और मोदी सरकार जान रही है कि जो पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरा सकती थी उस दौर में सिर्फ एक स्पीकर के पद के जरिए मौजूदा वक्त में तो बहुत कुछ साख पर लगा है, और राजनीतिक तौर पर खटास इस दौर में इतनी ज्यादा हो चली है कि पता नहीं राजनीतिक समझौता कब कैसे कहां बिगड़ जाए और उसके बाद सरकार गिर जाए। और इन्हीं बातों को लेकर आज दिल्ली में राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई। राजनाथ सिंह के घर पर बैठक में ललन सिंह पहुंचे, लेकिन टीडीपी का कोई नुमाइंदा पहुंचा नहीं। और ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड से आते हैं, बाकी भी जो बड़े ग्रुप हैं उनको बुलाया गया। खुद वहां पर बीजेपी के अभी जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वह भी पहुंचे, चिराग पासवान भी पहुंचे, किरण रिजिजू भी पहुंचे, तमाम नेता, अश्वनी वैष्णव भी पहुंचे। तमाम लोगों के साथ बैठक, विचार विमर्श और सारी बातें हुई, क्योंकि इस दौर में हर कोई जान रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर विपक्ष के भीतर एक गुस्सा और खटास दोनों है। तो क्यों नहीं समझौते का काम राजनाथ सिंह के हवाले कर दिया जाए। तो राजनाथ सिंह मान मनोबल करके ऐसी परिस्थिति बनाए जिसमें स्पीकर सत्ता पक्ष का हो और बहुमत नहीं बल्कि सर्वसम्मति के साथ हो। लेकिन दूसरा सवाल यहां पर आ गया डिप्टी स्पीकर का। बीजेपी नहीं चाहती है कि डिप्टी स्पीकर पद किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाए। ऐसे में एक अंदरूनी सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि आंध्र प्रदेश की जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष है उनको क्यों नहीं डिप्टी स्पीकर बना दिया जाए। डिप्टी स्पीकर पुरंदेश्वरी, डी पुरंदेश्वरी, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है, यानी एनटीआर की बेटी वह भी है, वह बीजेपी में शामिल हो गई। उससे पहले वो कांग्रेस में हुआ करती थी, तो उन्हें बना दिया जाए। और जब चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर एनटीआर का तख्ता पलटा था उस वक्त उनकी साली पुंडेश्वरी ने उनका साथ दिया था। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है और इसमें चंद्रबाबू नायडू विरोध नहीं करेंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने इस पर खामोशी बरत ली है। यानी राजनीतिक तौर पर पेंच यहां भी है, क्योंकि डी पुरंदेश्वरी अगर उनके राजनीतिक इतिहास को देखिए तो 2004 में एमपी बनी, 2009 में बकायदा मनमोहन सिंह की सरकार में सबसे पहले एचआरडी मिनिस्ट्री में स्टेट मिनिस्टर के तौर पर रही, उसके बाद कॉमर्स और इंडस्ट्री में स्टेट मिनिस्टर के तौर पर रही, 2014 में वो बीजेपी में गई। और अब राजनीतिक समीकरण ऐसे बन गए कि जो बीजेपी विरोध कर रही थी चंद्रबाबू नायडू का, अब उनकी हिसाब से उनको राजनीति संसद के भीतर साधनी है। और एक लंबा इतिहास अपने तौर पर रहा है स्पीकर के पद को लेकर, क्योंकि स्पीकर किस तरीके से संसद को चलाते हैं और मौजूदा वक्त में तो संकट गहराया हुआ है। तो क्या उसकी तिकड़में जो चली जा रही हैं उसमें इंडिया गठबंधन ने जब खुले तौर पर ऐलान यह किया कि अगर हमको डिप्टी स्पीकर नहीं दिया जाएगा तो हम हर हाल में अपने स्पीकर पद को खड़ा करेंगे, और उस वक्त यह एक सबसे बड़ी बात होगी
कि किस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अपनी राजनीति और उनकी अपनी राजनीतिक साख जनता के भीतर तब किस तरीके से एक्सेप्ट की जाएगी, जबकि इस देश के भीतर का जो जनादेश है वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री भी थे कभी भी वो अल्पमत में नहीं रहे, यानी 22-23 साल की राजनीतिक यात्रा जो सीएम से लेकर पीएम तक की है उसमें पहली बार वो अल्पमत में आए हैं, यानी बहुमत के आंकड़े से पीछे खड़े हैं। और यह उनकी राजनीतिक हार है। और जिन मुद्दों के आसरे बीजेपी ने चुनाव लड़ा और उन्हीं मुद्दों को लेकर जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू फेडरल सिस्टम को लेकर सवाल खड़ा करते रहे, सीएएनआरसी को लेकर सवाल खड़ा करते रहे, मुस्लिमों को आरक्षण देने को लेकर सवाल खड़ा करते रहे, बीजेपी से ठीक उलट हो गए। और इसी दौर में नीतीश कुमार भी, चाहे वो स्पेशल स्टेटस के जरिए राज्य को मदद चाहिए या फिर बीजेपी की राजनीति में कैसे सहयोगियों को खत्म कर दिया जाता है, तमाम बातों के इर्द गिर्द बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे इस दौर में रहे। और नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों जानते हैं कि जब नई सरकार बनी है और उस सरकार में वो तमाम मंत्री जो पिछले 5 वर्ष में फेल हो गए, बावजूद उसको उनको वही मंत्रालय दे दिया गया, तो फिर इसका मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी बदली नहीं है और बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार्यशैली को बदलेंगे नहीं। और यहीं पर वो असल पेंच आकर टिक गया है कि अगर सरकार भी पुराने तरीके से चलेगी, जिस सरकार को जनता ने हराया है और जबकि उनके साथ खड़े नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जिताया है, तो फिर अब उन्हीं नीतियों पर अगर वो चलेंगे तो आने वाले वक्त में क्या होगा। चंद्रबाबू नायडू के पास तो लंबा वक्त है, अभी विधानसभा चुनाव होने नहीं है, 2029 में होंगे, लेकिन नीतीश कुमार के पास तो 1 बरस का वक्त है, वो तो तुरंत चुनाव चाहते हैं। तो इस सहमति असहमति के बीच आज कुछ नए पन्नों को पढ़ लीजिए। आप उस पन्नों को पढ़ने से पहले एक बात सुन भी लीजिए, क्योंकि यह बात ओम बिरला साहब की है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सब कुछ पुराना, तो इस बार भी स्पीकर उन्हीं को बनाया जाएगा। और यह सवाल आज उनसे पूछा गया। वापस संसद का सत्र शुरू होने वाला है, स्पीकर के लिए चुनाव होगा। ऑपोजिशन की ओर से मांग की जा रही है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो होना चाहिए। अगर ऐसा फैसला नहीं होता है तो ऑपोजिशन जो है वो अपना एक कैंडिडेट जो है वहां पे अनाउंस करेगा। उस पर आपका क्या कहना है, मतलब आपका स्टैंड क्या है? ये सब फैसले राजनीतिक दलों द्वारा लिए जाते हैं, ये फैसले मेरे द्वारा नहीं लिए जाते। ओम बिरला ने अपने आप के स्पीकर बनने को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सही मायने में ओम बिरला जब स्पीकर थे तो स्पीकर की ताकत का मतलब क्या होता है इसको बाखूबी ओम बिरला जानते हैं। और उन्होंने सरकार को बचाने के लिए जो कुछ भी स्पीकर रहते हुए किया, हमें लगता है आज उन पन्नों को आप एक बार फिर पलट लीजिए। पलटिए इसलिए क्योंकि ओम बिरला दोबारा स्पीकर हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी स्पीकर को भी बदलना नहीं चाहते, यानी जो कुछ चला आ रहा था वैसे ही चले और कोई अड़चन ना आए। ऐसा क्यों है? क्योंकि याद कीजिए, इसी लोकसभा के भीतर में जब राहुल गांधी ने गौतम अडानी, देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट, और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों को लेकर सवाल को उठाया और लगातार वो कहते रहे कि इस देश का सब कुछ, समूचा इंफ्रास्ट्रक्चर, समूचे बंदरगाह यानी पोर्ट, एयरपोर्ट, इस देश में रेलवे तक, इस देश के भीतर जो वेयर हाउस है वह भी, पावर सेक्टर, सब कुछ तो आपने अडानी को दे दिया, यानी कुछ तो रिश्ते रहे होंगे। अब स्पीकर भाषण देने से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो भाषण उसके बाद कोई देख ही ना पाए, पढ़ ही ना पाए, ऐसी व्यवस्था तो कर सकते हैं। और उन्होंने किया भी यही। राहुल गांधी के भाषण में जहां जहां जिक्र अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों का था, उस पूरे के पूरे हिस्से को, जो एक लिहाज से भाषण का लगभग 40 से 45% हिस्सा था, उसको उन्होंने स्पंज कर दिया, यानी गायब हो गया। यानी भविष्य में संसद के भीतर जब यह चर्चा होगी कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर कोई सवाल कॉरपोरेट के साथ नेक्सस को लेकर उठाया था या नहीं उठाया था, तो उन्हें यह भाषण का हिस्सा नहीं मिलेगा, वहां की लाइब्रेरी में यह नहीं होगा, तो उसको हटा दिया गया। पहली ताकत तो यही हो गई कि जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। दूसरी ताकत का एहसास याद कीजिए,
इसी दिसंबर के महीने में यानी 2023 के दिसंबर के महीने में एक साथ 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि जो सांसद सवालों को उठा रहे थे उसके दायरे में कॉरपोरेट था, उसके दायरे में 16 लाख करोड़ रुपया जो रईसों का माफ कर दिया गया वह भी था, उसके दायरे में ईडी जिस तरीके से छापे मार रही है और पॉलिटिशियन को घेर रही थी वह भी सवाल उस दौर में थे, उसके दायरे में इस दौर में सरकार चलाते वक्त किस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैये से इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म किया गया यह भी सवाल था। एक झटके में 78 सांसदों को निलंबित करने की ताकत स्पीकर में ही होती है। तो स्पीकर की ताकत का यह दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा भी हमें लगता है ओम बिरला के दौर को ही याद कीजिए, जब 3 कानून आए थे कृषि अधिनियम को लेकर। उस वक्त स्पीकर जो चाहते हैं जिस बिल को जिस कैटेगरी में रखना चाहे वो रख सकते हैं। अब कृषि कानूनों को लेकर वोटिंग हो या ना हो यह कौन तय करेगा? यह दरअसल स्पीकर तय करते हैं। और इस देश के भीतर में मनी बिल को लेकर कभी वोटिंग होती नहीं है, तो एक झटके में कृषि अधिनियम को लेकर उन्होंने मनी बिल की कैटेगरी में उसको रख दिया, यानी जरूरत ही नहीं पड़े कि उसको वोटिंग करानी पड़ जाए। और यही हुआ। और राज्यसभा में याद कीजिए जब ये 3 काले कानून गए तो किस तरीके से शोर शराबे के बीच यस और नो में बात निपटा दी गई। यानी ताकत जो होती है स्पीकर की वही तय करता है कि दरअसल संसद कैसे चलेगी। इसको दूसरे तरीके से अगर देखिए तो वही तय करता है कि असल में लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, या कैसा है, या ऐसा ही लोकतंत्र होता है। और यह ताकत स्पीकर की इससे पहले भी बहुत मौकों पर आई थी। हमारी टीम ने कुछ पुराने पन्ने निकले और बताया कि दरअसल याद कीजिए 8 जुलाई 2008 उस वक्त सोमनाथ चटर्जी हुआ करते थे स्पीकर। लेफ्ट ने समर्थन वापस ले लिया था परमाणु समझौते को लेकर। और याद कीजिए उस वक्त संसद लोकसभा के भीतर नोटों की गड्डियां भी लहराई गई थी। सोमनाथ चटर्जी ने ना तो इस्तीफा दिया, जबकि उनकी पार्टी कह रही थी कि इस्तीफा दीजिए, हमने आपको चुनकर भेजा है, लेकिन एक झटके में उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं स्पीकर हूं, मैं सबके लिए बराबर हूं। और उसके बाद जब नोट लहराए गए तब भी यह सवाल आया कि वोटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वोटिंग कराई, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और मनमोहन सरकार बच गई। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया और ताकत स्पीकर के पास होती है। ये कोई किस्सा आज की तारीख में जब सुनेगा और समझेगा तब वो समझ पाएगा कि दरअसल बीजेपी जिस अल्पमत के आधार पर सरकार चला रही है और जिस बहुमत का राग वो एनडीए के जरिए गा रही है, उसमें एनडीए के लोग ये मानकर चलते हैं कि आने वाले वक्त में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या उनको दरकिनार किया जाएगा, या छोटे बड़े दलों को तोड़कर 272 के आंकड़े तक पहुंचने का पूरा प्रयास बीजेपी करेगी, यानी स्पीकर करेगा। और स्पीकर ही वो होता है जो बता सकता है कि दरअसल जिन पार्टियों को आप तोड़ रहे हैं उनको आप शामिल करा सकते हैं या नहीं चाह सकते हैं, क्योंकि स्पीकर चाहते हैं तो मत विभाजन भी रोक सकते हैं। नोट उछालने के वक्त उन्होंने ये किया था। स्पीकर चाहे तो छोटे बड़े दल जो टूटते बिखरते हैं उनको वह रोक सकते हैं। स्पीकर चाहे तो जो फैसला दे दे, जो खास तौर से पार्टियों में आपस में अदला बदली का होता है, उस पे भी वो कोई फैसला दे दे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी बड़ी लिमिट पावर होते हैं कि वह स्पीकर के पावर को चैलेंज कर सके। यानी स्पीकर संसद के भीतर सब कुछ होता है। और स्पीकर ओम बिरला कैसे थे ये पुराने दिनों को आप याद कर लीजिए और उसके बाद सोचिए कि अब स्पीकर का पद किसके लिए महत्वपूर्ण है। खास तौर से तब जब बीजेपी 240 पर अटकी हुई है, खास तौर से जब चंद्रबाबू नायडू जानते और समझते हैं, और आज से नहीं, उनकी राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से रही है। उस वक्त कहते हैं कि जब हैदराबाद से विमान उड़ता था दिल्ली आने के लिए तो यहां 7 RCR में सबकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती थी। पता नहीं चंद्रबाबू नायडू अब कौन सी मांग कर दें, और उनकी मांग को पूरा करना पड़ेगा क्योंकि सरकार चला रहे हैं और स्पीकर भी उनका है। तो संसद के भीतर और बाहर की राजनीति को साधना हो तो आपके पास स्पीकर होना चाहिए और बाहर संगठन की ताकत होनी चाहिए। और इस दौर में संगठन की ताकत तो है, लेकिन स्पीकर पद को लेकर उलझने हैं। इसीलिए 26 जून की तारीख जो तय की गई है
उसमें उसके बाद जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात का जिक्र होगा कि देखिए 49 बरस पहले इसी दिन इमरजेंसी लगी थी और अमृतकाल में आज के वक्त में देखिए हम लोग इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर किस तरीके से लोकतंत्र का पाठ कर रहे हैं, ये सारी बातों का जिक्र होगा। लेकिन असल सवाल वहीं यहां पर अटक गया है, क्या वाकई चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस दौर में, खास तौर से इस दौर का मतलब है कि 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से और संसद जो शुरू अभी नहीं हुई है, जो 24 तारीख को शुरू होगी, इस बीच की राजनीति में, इस बीच के कॉरपोरेट की हरकतों में, इस दौर में सरकार द्वारा कोई भी निर्णय ऐसा लिया नहीं गया है। और जानकर हैरत ना हो, इस दौर में ईडी ने भी कहीं छापा मारा नहीं है, किसी को पकड़ा नहीं है, किसी पॉलिटिशियन को पकड़ा नहीं है। वह भी समझ चुकी है कि दरअसल ये दौर बिल्कुल अलग है, क्योंकि बहुमत उनकी अपनी सत्ता के पास नहीं है जिसके अनुकूल इससे पहले वो काम कर रहे थे। तो जब ऐसी परिस्थितियों और इन परिस्थितियों के बीच इस देश के भीतर जो मुद्दे हैं और जनता ने अगर ये चुनाव लड़ा, तो जनता के साथ भी ये सवाल बड़ा हो चला है, क्या वाकई जो 30 लाख नौकरियों का जिक्र हो रहा था, वो नौकरियां कोई मायने रखती हैं या नहीं रखती हैं इस सरकार के लिए? क्योंकि इंडिया तो कह रहा था हम दे देंगे आपको नौकरी, इंडिया तो कह रहा था एमएसपी को कानून बना देंगे, इंडिया तो कह रहा था कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का मिलेगा, वो तो कह रहा था बेरोजगारों को हर हाल में रोजगार मिल जाएगा। ये तमाम बातें क्या एक झटके में बेमानी हो गई, क्योंकि सरकार उन्हीं की बन गई जिनको हराने के लिए जनता पहली बार ईवीएम मशीन तक पहुंची थी? ये सारे सवाल इसलिए बड़े मौजूद हो गए हैं इस वक्त में, क्योंकि ध्यान दीजिए 4 जून के बाद कोई निर्णय ऐसा इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि पहले सरकार बचाकर अपने स्पीकर को बनाना है, और स्पीकर को बनाने की जो मुश्किल और बंदिशें हैं उसमें सामने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन भी विपक्ष में आकर उस भूमिका में खड़ा हो चला है जहां वो बताएगा कि दरअसल इस देश में लोगों के साथ कौन खड़ा है। यानी स्पीकर अगर बीजेपी का हो रहा है और नीतीश और चंद्रबाबू साथ खड़े हैं, डिप्टी स्पीकर अगर बीजेपी का हो रहा है और दोनों साथ खड़े हैं, तो राजनीतिक तौर पर यह उनका झुकना होगा या बड़े सौदेबाजी के हिस्से में होंगे, और इंडिया गठबंधन राजनीतिक तौर पर संसद के भीतर और बाहर इन मुद्दों को कैसे उठाएगा। जबकि 4 जून के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा, संयोग से वह बीजेपी सरकार के दौर में लिए गए निर्णयों के विपरीत होकर उठा है। शेयर बाजार का घोटाला घपला, उसमें किस तरीके से कौन सी बड़ी भूमिका मीडिया और उसके एग्जिट पोल की रही, उसमें खुद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कैसे शरीक दिखाई दिए, बड़ा मुद्दा उठा। दूसरा मुद्दा इस दौर में कश्मीर को लेकर उठा, जिसको लेकर आज बैठक भी दिल्ली में गृहमंत्री ने की है। लेकिन इस दौर में ध्यान दीजिए, फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर जो सवाल था, ईडी, सीबीआई और आईटी को लेकर जो सवाल होते थे, इस दौर में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के सांसदों को अपने अनुकूल करना, डराना, धमकाना या राजनीतिक तौर पर साथ लाना, यहां तक कि महाराष्ट्र के भीतर भी अजीत पवार कुछ भी कह रहे हों, एकनाथ शिंदे कुछ भी कह रहे हों, खामोशी बरती गई है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ को लेकर भी खामोशी दिल्ली ने इस दौर में बरती हुई है। और इतना ही नहीं, हरियाणा के भीतर हर कोई जो हारा हुआ है वो कहने से चूक नहीं रहा है कि देखिए ये झटका बीजेपी ने हमें दिया और केंद्र स्तर पर कार्रवाई ठीक हुई नहीं, पार्टी को जिताने को लेकर इसीलिए हारे, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर से बालियान का हारना और उनका संगीत सोम पर आरोप लगाना, आपस में पुराने 2 बीजेपी नेता का टकराना, दिल्ली खामोश रही है। क्यों रही है? सिर्फ इसलिए रही है क्योंकि वो जानती और समझती है ये दौर बड़ा संवेदनशील है। एक बार स्पीकर बन जाए उसके बाद तो जैसे मन चाहे वैसे करेंगे, और इसीलिए 2014 में स्पीकर थम्बी दोरई को बनाया गया था। वो एआईडीएमके के थे, बीजेपी के सहयोगी थे। लेकिन 2019 में किसी को भी डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। लेकिन 2024 की परिस्थिति तो बिल्कुल अलग है, और बीजेपी खुद अपने बूते सत्ता में नहीं है, और ये सवाल धीरे धीरे संसद सजने तो दीजिए, सब कुछ नजर आने लगेगा। और इस नजर आती हुई परिस्थिति में कभी कभी किसी भी रूप में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बॉडी लैंग्वेज को जरूर देख लिया कीजिए, तब आप समझ पाएंगे 2019 की सत्ता और 2024 की सत्ता में कितना बड़ा अंतर आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।